हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ बनाना। ठीक है ना। कल मैं बताया था आप लोग को डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है। आपको ग्राफ से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा ठीक है पूरा भरोसा है। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं ये आपके सामने दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है। मैं उसको लिख दिया हूँ और उसका डोमेन और उसका रेंज यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है। ये आपका क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज। ठीक। आपको मैं बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना होता है। ठीक है। जिसके लिए हमने क्या किया था, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके डोमेन को हमने क्या किया, थोड़ा सा कम किया, जिससे वो क्या बन गया, 1 1 और ऑन टू बना। ठीक है ना। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हो डोमेन -1 1, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है। रेंज भी आपको दिख रहा होगा, tan इनवर्स का दिख रहा है, कॉट का भी दिख रहा है, कॉसेक, मतलब सबका जो है आपके सामने आपको पेज भी दिया गया था जिसपे आपको देख करके पता चल रहा होगा कि डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे यहाँ पे अगर tan की मैं बात करूं तो y बराबर tan इनवर्स x। ठीक है। इसका डोमेन दिया गया है r। ठीक है ना। मतलब x की जगह पे हम कुछ भी पुट करेंगे, y हमेशा कितना आएगा, हमारा रेंज कितना आएगा, वो -π/2 से π/2। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा, ओपन इंटरवल लगा है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कि हमको बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना है आंसर में। ठीक है ना। बाउंड्री को आंसर में इंक्लूड नहीं करना, मतलब जो इसका आंसर आएगा ना, जो रेंज आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच का आएगा। और क्लोज इंटरवल का मतलब, जैसे साइन में आप देखोगे तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 लिखा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, π/2 और -π/2 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, ठीक, तो ये आपका कहां से आया होगा, tan को अगर मैं इधर भेज दूं तो हो जाएगा tan y = x। ये भी एक फंक्शन ही बन गया। ठीक। अगर tan y को मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो ये sin y अपॉन cos y = x हो जाएगा। ये भी एक आपका फंक्शन ही है कि नहीं है ना, sin y अपॉन cos y। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं y की जगह पे, यहाँ पे तो ये रेंज था, लेकिन अगर मैं इसको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टाइम पे ये क्या होगा, ये तो डोमेन होगा। ठीक। तो अगर मैं π/2 पुट करता हूं नीचे, ठीक, यहाँ पे अगर मैं π/2 या -π/2 पुट करता हूं तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। और आपको पता है कि कभी भी फ्रैक्शन में नंबर कोई लिखा हो और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए आप देख रहे हो कि इसकी रेंज में क्या दिया गया है, ओपन इंटरवल, मतलब कि हमको -π/2 और π/2 नहीं इंक्लूड करना। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो जितने भी डोमेन और रेंज दिए गए हैं उसको ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉसेक इनवर्स में दिखेगा, कॉसेक इनवर्स x। ठीक। इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो डोमेन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -1, 1 और इस तरह लिखा हुआ है, मतलब -1, 1 को छोड़ करके सभी वैल्यू ली जाएगी, मतलब इसके बीच की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है। ध्यान से देखो आप। अच्छा अगर मैं आपको समझाऊं, y अगर इसको मान लो और इसको मैं लिख दूं cosec इनवर्स x को उधर भेजूं, cosec y हो जाएगा = x। cosec y को मैं लिख सकता हूं 1/sin y = x। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या sin y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या मैं पुट कर दूं कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको पता है कि नीचे अगर 0 हो जाए तो साइन 0 किस पे होता है, 0 पे। ठीक है ना। साइन 0 किस पे होता है, 0 पे। तो आप देखो 0 को हमने क्या कर दिया, इसके रेंज में से हटा दिया है। आप ध्यान से देखो कि 0 को हमने इसके रेंज में से हटा दिया। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से ये जरा डोमेन और रेंज की कहानी समझिएगा, ठीक, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बताता हूं। ठीक, दिख रहा है ना सही से, हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बताता हूं, ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे डिनोट करेंगे, बनाएंगे हम। ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है साइन का ग्राफ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं y बराबर साइन x का ग्राफ बना के दिखाता हूं। ठीक। तो साइन का ग्राफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली सबको पता होता है ये
ठीक, और 11th में पढ़ाया भी गया आपको। ये हो गया साइन का ग्राफ, ठीक, ये हो गया आपका 0, यहाँ पे ये ऊपर +1 और नीचे -1, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे -पाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -पाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर आपको बनाना है साइन इनवर्स एक्स, ठीक, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है साइन एक्स के ग्राफ से, तो एक सबसे पुराना तरीका होता है कि आप y बराबर x की लाइन खींचिए और इसमें मिरर इमेज निकालिए। ठीक है, इसी ग्राफ का दोनों का मिरर इमेज निकालो। लेकिन इससे भी आसान एक तरीका होता है, ठीक, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहला काम कि इस एक्सिस को रोटेट कर दो। ये x है, ये y, इधर -x, इधर -y। एक्सिस को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करोगे तो ये x उधर चला जाएगा, ठीक, y इस तरफ आ गया, ये +x वाला है, ये +y, ये देखो x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, ये -x नीचे, ठीक, और -y इधर। ध्यान से देखना, ठीक। अच्छा, आपको पता है कि सर अगर हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस पे बनाएंगे तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि -y इधर कभी नहीं होता, +y इधर होता है। ठीक है ना, मतलब प्लस वाला जो भी कंपोनेंट होता है वो इधर होना चाहिए, माइनस वाला दूसरी साइड होना चाहिए। आपको पता है कि राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस में लेते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या, पहला काम आपने क्या किया कि इसको 90 डिग्री रोटेट किया, कर दिया, चलो भाई कर दिया। ठीक, उसके बाद इस वाले एक्सिस को 180 डिग्री घुमा दो। तो 180 डिग्री जब आप घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, ये -y इधर आ जाएगा और +y इस तरफ आ जाएगा, और ये ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। ठीक है, ये +x और ये -x। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब जैसे आपने एक्सिस को रोटेट किया है वैसे ही ग्राफ को रोटेट करो। ठीक, ये ग्राफ अगर मैं ऐसे 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये बताओ 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा? क्यों? अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे, ठीक, तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा? ठीक है, बनेगा। उसके बाद क्या करना है, जब आप इसको घुमा दोगे, -y इधर और +y इधर करोगे तो ये भी आपका रोटेट हो जाएगा। ये यहां चला गया, मतलब कि ये आपका यहां चला आया, ये वाला इस साइड चला गया और ये वाला इधर और ये वाला इधर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या किया। पहले हम एक्सिस को रोटेट करके बना दिए, उसके बाद ग्राफ को ऐसे रोटेट किया, चलो ऐसे रोटेट कर दिया, ये वाला ऐसे का ऐसे। भाई ध्यान से देखना, इसको ऐसे करोगे तो कैसे बनेगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर रहेगा, तो ये बन गया और ये बन गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करोगे, 180 डिग्री इसको, इस वाले एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट कर देना। चलो रोटेट कर दिया तो प्लस वाला इधर आ गया और माइनस वाला उस साइड चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, यही आपका ग्राफ बन गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया +1, ये -1, ठीक है, ये हो गया +π/2 और ये वाला हो गया -π/2। और आपको पता है कि ये इतना वाला ही हम क्या मानते थे, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते थे इसको, या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते थे। ठीक है ना, तो ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, क्या डोमेन हो गया, -1 से +1, -1 से +1। ठीक है, और रेंज क्या आ गया इसका, +π/2 से -π/2, सॉरी -π/2 से +π/2। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इधर बनाऊं तो कैसा बनेगा ग्राफ इसका, ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ ऐसा बन गया और आपके हाथ में पेज होगा ग्राफ का, देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इसी तरीके से बनता है। ठीक है ना, समझ में आया आपके, समझ में आया? ठीक है ना, तो ये हो गया, मैं तो साइन का बना के दिखा दिया, और सबका आप खुद से क्या कर सकते हो, बना के चेक कर सकते हो। क्या करना है, पहले 90 डिग्री रोटेट एक्सिस को, ठीक, फिर ये वाला जो एक्सिस आएगा उसको 180 डिग्री घुमा देना है। ठीक है ना, ग्राफ बन के तैयार। जिसका भी ग्राफ आपको, जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको ग्राफ चाहिए वो बन के आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस के पहले कुछ थ्योरम आएंगे आपके सामने। ठीक है ना, क्वेश्चंस के पहले आपके सामने कुछ थ्योरम आएंगे, जिसको हम थ्योरम बोलेंगे नहीं। ठीक, जैसे आपको फाइंड क्या करना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा, ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है, इनवर्स। अच्छा, ये कब होगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, हमको यहाँ क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे 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 साइन इनवर्स, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आपको वो, ये क्या है आपका, ये यक्स है, ठीक। अब आपको यक्स पे ऐसी थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक, जो क्या हो, इसके डोमेन के अंदर हो। अच्छा ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान क्या देना है, देखो 1/2 -1 और +1 के बीच में है कि नहीं है ना, ठीक है, चलो ये तो सही है। अब हमको क्या करना है, इसके बीच में जो भी लिखा होगा, ठीक, वो साइन थीटा ही होगा भाई, तभी तो वैल्यू निकालोगे। ये जो होगा बीच में वो साइन थीटा ही होगा पूरा 1/2 भाई। इनवर्स के आगे जो भी लिखा होता है वो वैल्यू होती है, ठीक, और साइन के आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो भी लिखा होता है वो एंगल होता है, आपको पता ही है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6। अच्छा π/6 के अलावा भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि हमारा जो आंसर होना चाहिए, ठीक, हमारा जो रेंज होना चाहिए, रेंज, ये जो थीटा है आपका, यही तो रेंज है भाई, ठीक है ना। ये जो थीटा है, जो आंसर हमारा आ रहा है, वही तो रेंज होगा। क्यों रेंज होगा ना भाई। अगर मैं ऐसे लिखूं साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो यही तो हमारा रेंज है ना, ठीक, क्यों है ना, ठीक। तो रेंज जो हमारा होना चाहिए वो कहां से कहां के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच का। तो क्या ये -π/2 और π/2 के बीच का है, हाँ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो आपको पता है साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या बचेगा सीधे पाई। अच्छा ये कट मत करिएगा, ठीक है ना, कट करोगे तो आप गलती हो जाएगी, कट नहीं करते, ठीक है, हटा देते हैं। साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा, हटा देगा, तो क्या आ जाएगा π/6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, या तो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से, ये तो आपका थ्योरम हो गया इस टाइप का। या तो आपके सामने इस तरह भी आ सकता है कि साइन इस तरीके से, ठीक है ना। देखो साइन इनवर्स x ऐसे करके ये पूरा थीटा हो सकता है, क्यों, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, आपका x आएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यही है आपके लिए, ठीक। क्वेश्चंस में थोड़ा आपको बताता हूं, तब आपके दिमाग में थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चंस में आपके सामने रखूं अगर, तो आपका दिमाग हो सकता है वो काम करे। जैसे क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1/√3, ठीक। अब आपको करना क्या है इस कंडीशन में, ये बीच वाली वैल्यू tan थीटा ही होगी कोई, ठीक है। तो जो भी tan थीटा होगी वो कितना हो गया 1/√3। अब आपको चले जाना है कहां पे, tan इनवर्स वाले में, और tan इनवर्स वाले में जाके देखना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकती है, -π/2 से π/2 के बीच वाली। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना आपको, ठीक। तो -π/2 से π/2 के बीच वाली ही होनी चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30, या इसको π/6 भी बोल सकते हो आप, ठीक। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/6, ठीक है। या आप सीधे, ये तो सीधा आंसर हो गया, ठीक, सीधा आप बोल सकते हो π/6, या आप ऐसे कह सकते हो कि tan 1/√3 की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, tan थीटा की जगह पे tan π/6 ऐसे करके, tan इनवर्स tan π/6, tan से tan खत्म, आंसर क्या आ गया π/6। ऐसे ही क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करने वाला आपको दे दिया जाए, हाँ ये क्वेश्चन है बढ़िया, ये क्वेश्चन बढ़िया है, cos इनवर्स -1/2। अब आया दिमाग ठिकाने, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन आया है -1/2, आपको पता है कि cos थीटा जो होगा यही होगा, -1/2 होगा, ठीक है। अच्छा अब cos इनवर्स के कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे बना लो कोऑर्डिनेट, वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 से पाई मतलब इन्हीं के बीच में, मतलब या तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच वाला कोई एंगल होना चाहिए। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos माइनस होगा ही नहीं, ठीक। किस क्वाड्रेंट में हो सकता है वो, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो या तो आप 90 प्लस थीटा करो, या तो आप 180 माइनस थीटा करो। लेकिन आपको पता है कि अगर आप 90 प्लस थीटा करते हो तो ये cos चेंज होकर किसमें बन जाएगा, साइन में। जो अगर साइन में आ गया तो क्रॉस होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा। जैसे आप क्या करोगे, देखो ध्यान से,
कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस कोस साइड भेज दिया। ठीक, माइनस कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा। सोचो लिख सकते हो क्या? कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो भाई। माइनस कॉस थीटा की जगह पे कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। ठीक, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस, अच्छा देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमको करना क्या है कि पाई में से थीटा को माइनस कर देना है, और कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा हमारा वो कितना होगा? 1/2। क्यों? क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। 180 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका? ध्यान से देखना, यहां से क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाई माइनस थीटा 1/3 की जगह 1/2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई 3, ठीक है ना। 60 की वैल्यू होती है, तो पाई माइनस थीटा पाई अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू, थीटा इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हमारा आंसर क्या आ गया? थीटा की जगह पे क्या आ गया? 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 किसकी वैल्यू होती है? जरा देखो, 3 6 2 12 120, कॉस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2, ठीक है ना। कैसे हमको पता चला कि 120 ही लेना है? क्योंकि आपको पता है कि इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज क्या होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, ठीक। इसीलिए आप हमेशा ऐसे ही वैल्यू लोगे। अब क्या करोगे आप? देखना ध्यान से, अब क्या करने जा रहे हो आप? कॉस इनवर्स -1/2 की जगह पे क्या माना था? कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई 3। देखो, कॉस थीटा को क्या माना था? -1/2, ठीक, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिख दो कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस से कॉस खत्म, आंसर क्या आ गया? 2 पाई बाई 3। समझ में आ रहा है? भेजे में घुस रहा है, ठीक है। हाँ, अगर नहीं घुस रहा है तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन देखो, इसके लिए फार्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन मैं फार्मूला जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा आपको। आप सीधा लगाने की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे ना। जब भी क्वेश्चन को लगाना है तो आपको इसके रेंज को देखना है, ठीक। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, आंसर क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसका रेंज देखना है, और सबका रेंज और डोमेन याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला काम तो ये है, दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन में अगर आपके सामने रखूंगा तो चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कॉट इनवर्स -√3 दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? -√3 को क्या मान लेना है? कॉट थीटा। भाई कॉट थीटा इसके सामने रहेगा तभी कॉट से कॉट खत्म होगा, और क्या आंसर आ जाएगा आपका? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए लगाते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस को इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये बनाऊं ग्राफ, और आपको पता है कि √3 की वैल्यू ऐसी लेनी है, ठीक, कि यहाँ पे -√3 की वैल्यू ऐसी लेनी है कि इसका रेंज क्या होता है कॉट का? देखो, 0 से पाई के बीच में, 0 पाई भी नहीं लेना है इसमें, 0 से पाई के बीच में, ठीक। तो ध्यान देना जरा, कॉट थीटा कैसे आएगा? माइनस कॉट थीटा कैसे आएगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉट 180 माइनस थीटा, या ऐसे बोल दो पाई माइनस थीटा, तो क्या कॉट पाई माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं? आप समझ में आ रहा है ना आपको फंडा में क्या यूज करना चाह रहा हूं? कॉट पाई माइनस थीटा, क्यों मैं पाई माइनस थीटा यूज कर रहा हूं? जिससे वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेंज उसका कहां से कहां के बीच में है? 0 से पाई के बीच में। उसके बाहर आप कर दोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी और एंगल पे -√3 वैल्यू नहीं आएगी, किसी और एंगल पे भी आ सकता है -√3 वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ASTC इसमें भी कॉट की वैल्यू माइनस होती है, तो इसमें भी आएगी, ठीक है। लेकिन हमको इसमें इसलिए नहीं लेना है क्योंकि एंगल हमारा 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये √3 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 60 मतलब पाई बाई, अच्छा ये बताओ √3 कॉट √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 tan में जो होता है आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है पाई बाई 3, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है ना। अच्छा देखना, कॉट से कॉट खत्म, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई 6,
तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। मतलब थीटा क्या आ गया 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कॉट 5 पाई बाई 6 मतलब कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 6। तो कॉट से कॉट खत्म, क्या आ गया 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने आप लगा लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है ना। तो ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।